देश ने जबरदस्त उल्लास के साथ किया नए साल 2023 का स्वागत। देश के कोने कोने में गीत संगीत के साथ नव वर्ष का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बेंगलुरु में पार्टी के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 3 तलाक सहित आतंकवाद और अनुच्छेद 370 के खिलाफ भाजपा के निर्णायक फैसलों को सराहा। राज्य की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी का किया दावा। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की एक उच्च स्तरीय बैठक। चीन, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ते मामलों के मद्देनजर की कोविड से बचाव व तैयारियों की समीक्षा। असम में परिसीमन से पहले राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला। 4 मौजूदा जिलों विश्वनाथ, होजाई, बजाली और तुमुलपुर का होगा विलय। प्रशासनिक जरूरतों और विकास के मद्देनजर किया गया है फैसला। राज्य में जिलों की संख्या 35 से घटकर हो जाएगी 31। ऋषभ पंत की स्थिति बनी हुई है स्थिर। परिवहन मंत्रालय की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर की घटना के कारणों की पड़ताल। शुक्रवार की सुबह क्रिकेटर विकेटकीपर की कार हो गई थी दुर्घटनाग्रस्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की स्थिति पर चीन से मांगे और आंकड़े। बढ़ते जोखिम और खतरे के आकलन के लिए कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी मांगी जानकारी। नए साल से क्रोएशिया में भी शुरू हो जाएगा यूरो का चलन। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्रोएशिया ने उठाया कदम। बीते कई महीने से शुरू कर दी थी तैयारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2023 की ढेरों शुभकामनाएं। देश ने पूरे हर्षोल्लास के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया। भीषण सर्दी के बीच नववर्ष के जश्न की गर्मजोशी में कोई कमी नहीं देखी गई। देश के कोने कोने में लोगों ने बढ़ चढ़कर नए साल में प्रवेश किया। दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह पर जश्न देखने को मिला है। काफ़ी उल्लास और उत्साह के साथ लोगों ने 2023 का स्वागत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2023 पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, नए साल के अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नववर्ष की सुबह नई ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे जीवन में नई खुशियां, लक्ष्य, प्रेरणा और बड़ी उपलब्धियां लेकर आए। आइए हम इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने का संकल्प लें। मैं वर्ष 2023 में हमारे गौरवशाली राष्ट्र और लोगों की प्रगति और समृद्धि की कामना करती हूं। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष 2023 पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उल्लास का ये पल हमारे लिए देश की प्रगति यात्रा को सुनिश्चित करते हुए अपने प्रयासों को नए जोश और उत्साह के साथ जारी रखने का एक अवसर भी है। आइए हम नववर्ष का स्वागत भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प के साथ करें। प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करता हमारा राष्ट्र आज प्रगति, अवसरों और निवेश का एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। आइए अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए हम सब मिलकर साझा प्रयास करें।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भाजपा के बूथ अध्यक्षों और बूथ स्तर एजेंटों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कामों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता भ्रष्टाचार का द्वार है, जबकि भाजपा के लिए सत्ता समाज के हर व्यक्ति को सुख देने का साधन है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से 370 हटाने और 3 तलाक के खिलाफ कानून जैसे बड़े फैसलों का उल्लेख किया। जो धारा 370 कश्मीर को भारत से अलग रखती थी, वो धारा 370 को मोदी जी ने 2019 में 5 अगस्त को कलम के एक ही झटके से समाप्त कर दिया। एक कांग्रेस, जेडीएस, कम्युनिस्ट, समता, ममता, सपा, बसपा, ये सारे काऊ 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 करने लगे कि मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाइए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मैं आज जेडीएस और कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। ये नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटाया, धारा 370 को हटाया, सीए लेकर आए और मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए हमारी फौजों को मजबूत करने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मैं कहने आया हूं आप सभी को, बेंगलुरु के घर घर में जाइए। क्या डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया और कुमार स्वामी, वो और उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकती है क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? कर्नाटक को पीएफआई से बचा सकते हैं क्या? अरे कुछ नहीं कर सकते, वोट बैंक से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट बैंक से नहीं डरते, देश को सुरक्षित करने में मानने वाले लोग हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आवासीय परिसर और प्रशासनिक कार्यालय का भी उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने आईटीबीपी के जवानों की देश सेवा को सराहते हुए कहा कि उनके होते हुए देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। गृह मंत्री ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित खुफिया प्रशिक्षण संस्थानों के योगदान को सराहा। हैदराबाद, उसके बाद गाजियाबाद, राजस्थान, सब जगह पे जो सेंटर बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और आने वाले दिनों में भारत सरकार ये सारे सेंटरों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और बीपीआरएनडी के माध्यम से समानता लाने का काम भी करेगी। सीडीटीआई का ये सेंटर जो है वो सीएपीएफ के साथ साथ आसपास के राज्यों की पुलिस को भी इस सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए मदद करेगा। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड की स्थिति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी जानकारी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने यात्रा के मकसद और उनकी सुरक्षा सहित अन्य राजनीतिक स्थितियों पर अपना पक्ष रखा। वहीं उन्होंने कटाक्ष करने के अंदाज में कहा कि वो भाजपा और आरएसएस के लोगों को अपना गुरु मानते हैं। इस पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया और नसीहत दी कि कांग्रेस को भाजपा से सीखने की जरूरत है, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका क्या होती है। आज राहुल गांधी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रवचन की मुद्रा में वही पुरानी चीजें पुनः कहने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि वो यात्रा के दौरान उनको जेपी से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हां ये सच है, एक जमाने में आप कहते थे कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता। अब जनता ने बता दिया सरकार चलाना किसको आता, हमने दिखाया। मगर एक चीज अभी हमसे सीखने की जरूरत है कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कैसे निभाना है, यह भाजपा से सीखिए। असम मंत्रिमंडल राज्य के विश्वनाथ, होजाई, तामुलपुर और बजाली जिलों के 4 प्रशासनिक जिलों को अस्थायी रूप से समाप्त करने और पूर्व जिलों के साथ विलय करने का निर्णय ले चुका है। दिल्ली के असम हाउस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कर ये फैसला किया। विश्वनाथ जिले को सोनितपुर में, होजाई को नौगांव में, बजाली को बारपेटा में और तुमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी मन से इस फैसले को किया गया है और आशा करते हैं कि जनता इसे समझेगी। इसके अलावा 14 क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने का फैसला भी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी किया है कि काल से हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का चेंज नहीं कर पाऊंगा टिल द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। हमने 4 नया जिला बनाया था, जैसे विश्वनाथ जिला, होजाई जिला, तामुलपुर जिला और बजाली जिला। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारा असम का पूरा संरक्षण और हमारा असम का कल्याण का बात चिंता करते हुए ये सारा नया डिस्ट्रिक्ट हम ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट से मर्ज किया और ये एक ट्रांजिशन फेज होगा। जितना जल्दी होगा हम लोग इस जिला को फिर रिवाइव करेगा आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेस। ऋषभ पंत दुर्घटना मामले के मद्देनजर परिवहन मंत्रालय की टीम ने हरिद्वार में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने दुर्घटना के कारणों की जांच की है। घटना स्थल और उसके आसपास की जगहों का भी परीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह एक बड़े हादसे में बाल बाल बचे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई है। अब उनके घुटने और टखने का स्कैन होना बाकी है। ऋषभ पंत के माथे पर टांके लगे हैं। पंत के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके पैर का फ्रैक्चर हो सकता है। शुक्रवार की सुबह रुड़की के पास पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। तब वहां सबसे पहले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे थे। उन्होंने ही पंत को बचाया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। इस सराहनीय काम के लिए इन दोनों को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी। इसी बीच दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की एक टीम पंत से मिलने भी पहुंची। पंत से मुलाकात करने के बाद डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने पत्रकारों को उनकी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि डीडीसीए पंत की स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए है। कल से जब से एक्सीडेंट हुआ है हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली कंटिन्यूस टच में थे, मेडिकल टीम के भी और फैमिली के भी। तो उनका यही कहना था कि एक बार जाके फैमिली से मिल के आओ, देख के आओ क्या सिचुएशन है एंड हाउ इज ही डूइंग, रिकवरिंग और व्हाट। मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था और जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने हॉस्पिटल जाकर पंत से मुलाकात की। दोनों ने पंत की सेहत का हाल जाना। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में तेज़ रफ्तार और लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने भी जान गंवा दी, तो कुछ ऐसे युवाओं की जान गई जो देश के लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते थे।
ये सुखद संयोग ही रहा कि ऋषभ पंत की जान बच गई, लेकिन महाराष्ट्र में साइरस मिस्त्री ने जान गंवा दी तो सुल्तानपुर में ओवर स्पीड की वजह से 4 युवाओं की जान चली गई। वहीं आज गुजरात में हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा के इंतजाम आधुनिक गाड़ियों में चाहे कितने ही क्यों ना हो, आपकी जरा सी सावधानी, नियमों का पालन करने की आदत सबसे बड़ी सुरक्षा है। कैलेंडर वर्ष 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर दिन 1130 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें तकरीबन 422 लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में नए साल के जश्न के मौके पर आप सभी से अपील है कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सड़क यातायात नियमों का पालन करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंतनाग जिले के पहलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर आमिर खान की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले 2019 में आतंकी आर्थिक मदद मामले में घाटी में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर समेत 2 के सेब के बाग को अटैच कर दिया था। साल के आखिर में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। घाटी में आतंकवादी घटनाओं को लेकर कमी आई है। मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में लाके, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए। मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालात को देखते हुए चीन से कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े मांगे हैं। ध्यान रहे कि चीन द्वारा जारी आंकड़े संदेह की नजर से देखे जाते रहे हैं। चीन एक बार फिर कोरोना को लेकर विश्व समुदाय की चिंता का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों से अनुवंशिक अनुक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने, मृत्यु और टीकाकरण संबंधी डेटा साझा करने के लिए कहा है। संगठन ने एक बयान में बताया कि उसके अधिकारियों की 30 दिसंबर को चीनी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर और जानकारी मांगी है, साथ ही इससे निपटने के लिए सहायता की पेशकश भी की। कोविड फैलने के स्तर और चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों को लेकर पाए जाने वाले संदेह के बीच इटली यूरोप का वो पहला देश था जिसने चीन से आने वालों की जांच को अनिवार्य किया। जांच अनिवार्य बनाने वाले भारत और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शुक्रवार को दक्षिण कोरिया और स्पेन भी शामिल हो गए। इस बीच यूरोपीय स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्टेला क्यारिकाइड्स ने चीन में कोविड की स्थिति के प्रभावों का सामना करने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि विश्व के बढ़ते दबाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनका देश चीनी नागरिकों को विदेशी पर्यटन में और अधिक छूट देने की तैयारी कर रहा है। चीनी नागरिकों की इच्छा के आधार पर हम अपने नागरिकों के लिए विदेशी पर्यटन यात्रा को बहाल करेंगे। इसके लिए संबंधित देशों से हम संपर्क करेंगे। इस बीच लंबी पाबंदियों के बीच चीन में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग अगले साल से बेहतर हालात की आशा कर रहे हैं। पिछले 2 साल से चीन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के नाम पर सख्त लॉकडाउन और जांच नियम लागू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नए साल के आने के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब वहां यूरो मुद्रा का चलन शुरू हो जाएगा। यूरो को बतौर मुद्रा अपनाने वाला ये 20वां देश है। पोप
एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन ने इसकी पुष्टि की है। वो 2013 तक पोप थे। पोप बेनेडिक्ट ने 8 साल से कुछ कम समय तक दुनिया भर में कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।